विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। 14 जुलाई 2024 189 पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कर रहा है। कितने दिन शेष? 2 दिन शेष। आज का दिन और कल का दिन। परसों तो क्या है? परसों आपकी जितनी मेहनत है कई वर्षों की, कई महीनों की, वो सब क्या होगी? कल परसों देखी जाएगी कि आपने क्या किया है ना। इकबाल डे का एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब समझते हो? अपने आप को इतना बुलंद करना है कि हर तकदीर से पहले ऊपर वाला तुमसे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, क्या चाहते हो तुम? एसडीएम बनना चाहते हो? डीएसपी बनना चाहते हो? है? क्या बनना चाहते हो? महिला बाल विकास अधिकारी बनना चाहते हो? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हो? तो डिपेंड करेगा वो आपकी मेहनत पर, अब क्या करते हो पेपर के अंदर। तो ठीक है भाई, एक रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा था, उसमें अगर मैं देख रहा हूं अर्थव्यवस्था वाला पार्ट, अगर मैं देख रहा हूं यूनिट 4 आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास में मैं देख रहा हूं तो उसमें एक उत्तराखंड के सिलेबस में जनगणना दे रखा है। हालांकि जनगणना कब हुई थी? आपकी 2011 में हुई थी। लोग भूल चुके हैं सेंसस को। 2021 में नहीं हुई, कोरोना की वजह से लेट हो गई। मुझे लगता है कि अब 2026 के बाद ही क्या होंगे, सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे। उसके पीछे कुछ सरकार की ये मंशा भी दिख रही है मुझे कि एक संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई थी 2026 के बाद जनगणना के जब सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे तभी लोकसभा राज्य विधानसभाओं की सीटें क्या होंगी? बढ़ेंगी। तब तक 2026 तक यथावत रहेंगी। 2026 के बाद जनगणना के सुसंगत आंकड़े वैसे कब प्रकाशित होने थे? 2031 में होने थे। 31 के बाद फिर बढ़ा सकते थे। अब क्योंकि सभी जल्दी में है, कई लोगों के कैरियर दांव पे लगे हुए हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं, तो मुझे लगता है कि 2026 के बाद जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे 2021 वाले, और उसके बाद सीटें क्या होनी? बढ़नी है। ठीक है। अच्छा, 2011 के बाद जो जनगणना हुई वो अभी तक चल रही है, उसको पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को। इसमें भी जनगणना दे रखा। मुझे 100% विश्वास है कि इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। कितने? परसों जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें 2 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए। तरीका तो यही है। बाकी आपका डिवाइन इंस्टीट्यूशन लोक सेवा आयोग जाने वो क्या करता है पेपर सेट करने वाले। ठीक है। तो थोड़ा सा बता दूं कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। उस समय कौन थे? 1872 बोल रहा हूं मैं। पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो पहला गवर्नर जनरल वाइसरॉय है जिसकी इस देश में हत्या की गई थी। अंडमान निकोबार के कैदी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। किसकी? लॉर्ड मेयो की। ठीक है। उसके बाद जो विधिवत शुरुआत हुई जनगणना की, जो दस्तकीय जनगणना होती है, वो शुरुआत होती है 1881 से, लॉर्ड रिपन के समय में। इसके समय में ये पढ़े होंगे आप इतिहास में, जब आपने लिट्टन और रिपन इन दोनों को साथ पढ़ते हैं। पहले लिट्टन आता है, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आता है, वो बहुत सारे एक्ट लेके आता है, आर्म्स एक्ट लेके आता है। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब देसी भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। कौन? लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन को बुरा आदमी माना जाता है इस देश में। फिर आता है रिपन। रिपन को अच्छा आदमी माना जाता है क्योंकि वो क्या करता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जो प्रतिबंध होते हैं उनको हटा देता है। ठीक है। सिर्फ रिपन के समय में बाकी सभी काम अच्छे होते हैं, सिर्फ एक गलत गड़बड़ हो जाती है, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों की को लेकर विवाद होता है, जिसमें यूरोपीय लोग ये बोलते हैं कि हमारा न्याय भारतीय न्यायाधीश नहीं करेंगे, और बाद में उसमें चेंज करना पड़ता है। भारतीय न्यायाधीशों को अनुपात में कम रखा जाता है, यूरोपीय न्यायाधीशों का अनुपात बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। इससे यह पता चलता है, इल्बर्ट बिल विवाद से भारतीयों की समझ में एक चीज आती है
कि यदि हम कितना भी पढ़ लें लेकिन यूरोपीय अपराधी भी हमसे क्या है, ऊपर है, यानी हमसे वो न्याय की उम्मीद नहीं रखते हैं। और जबकि हम किस पर, हम अंग्रेजों के न्याय प्रणाली पर चल रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो इल्बर्ट बिल विवाद है वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। प्रथम दशकीय जनगणना जो 1881 जो शुरू होती है वो भी किसके समय में होती है, लॉर्ड रिपन के समय में होती है। उसके बाद से लगातार नियमित जनगणना हो रही है और फिर हम पढ़ते रहते हैं जनगणना को। फिर एक 1921 का समय आता है जिसको कि जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है। पहली बार ऐसा होता है देश में कि नकारात्मक आती है जनगणना। क्या आती है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, महामारी हुई, बहुत सारी अकाल पड़े, संख्या क्या हो गई, जो जनसंख्या बढ़ रही थी वो किस में आती है, ऋणात्मक आती है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि महान विभाजक वर्ष जनसंख्या जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है, तो 1921 को माना जाता है। किसको माना जाता है? और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, जनसंख्या विस्फोट होता है, ठीक है, मगर वो देश की जनसंख्या जब हम सेंसस पढ़ रहे होते हैं वहां पे कवर करते हैं उन क्वेश्चंस को। फिलहाल उत्तराखंड का कर रहे हैं। तो वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को और अंतिम आंकड़े जो है 30 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली से जारी किए गए थे। प्रदेश स्तर पर राज्य संबंधी अंतिम आंकड़े 2 अप्रैल 2011 को देहरादून से जारी किए गए, जबकि अंतिम आंकड़े 31 मई 2013 को जारी किए गए। संशोधन होता रहता है जनगणना में, ऐसा नहीं होता कि एक बार आई और वही फाइनल होती है। कई बार कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो बर्फबारी से या जहां पर जनगणना नहीं हो पाती तो पूरे गणना होते होते 2-3 साल लगते हैं। अंतिम आंकड़े जो होते हैं वो लगभग 1-2 साल बाद आते हैं। 11 में आए, फिर लास्ट जो आए वो 13 में आए। 31 मई 2013 को लास्ट फाइनल आंकड़ा आ गया जनगणना में। ठीक है, अब अगर इस जनगणना को हम देखते हैं तो राज्य की कुल जनसंख्या 1008,6292। ऐसे याद करना है आपने। क्या याद करना है? 1008 तो आप परिचित हैं, ऋषिकेश के वासी हैं। कई हमारे जो साधु संत हैं उनके आगे लगा होता है 1008, है ना। 1008 ये याद हो गया। 62-92 और याद कर लीजिए। तो उत्तराखंड की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 1008-62-92, यानी 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है हम लोग। क्या है? अभी जो सेंसस आएगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि क्या हो गया, डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं इस राज्य में। बहुत सारे जो क्या हुए हैं, मतलब बाहर से लोग क्या हुए, शिफ्ट हुए हैं उत्तराखंड में, है ना। जमीनें खरीदी गई हैं, बड़ी बड़ी जमीनों पर क्या हुआ है, जिसके चलते यहाँ के निवासी क्या कर रहे हैं, भू कानून की मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भू कानून की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के पास पैसा नहीं है, जमीनों के रेट बहुत महंगे हो गए। और वो महंगे इसलिए हुए कि बाहर के लोगों के पास बहुत पैसा है, वो आए। वो ऐसे नहीं आए कि 100 गज 200 गज। उत्तराखंड का आदमी तो मैदानी इलाकों में 100 गज 200 गज मांगता है, लेकिन वो आए, उन्होंने पहाड़ देखा, उन्होंने कहा खरीद लो, कितने का है ना। पहाड़ के पहाड़ बिक चुके हैं उत्तराखंड में। चिंता का विषय है। पहाड़ी राज्य इसलिए नहीं बनाया गया था, 42 आदतें इसलिए नहीं दी गई थी। तो मूल निवास भू कानून इस पर लेकर चल रहा है। चलो, इसमें पुरुषों की जनसंख्या जो है वो 51,37,773 है। लगभग जो पुरुष है संपूर्ण जनसंख्या का 50.93% कितना है, 50.93% है। महिलाओं की जनसंख्या 49,48,519 है। संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 49.07% महिलाएं हैं। एक याद कर लो, 50.93% पुरुष है। इसका मतलब 0.93% पुरुष ज्यादा है इस राज्य में। ठीक है, सेक्स रेशियो तब बैलेंस होता है अगर बराबर हो। वैसे तो ये अच्छा माना जाता है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा हो पुरुषों की तुलना में, थोड़ा ज्यादा हो, बट यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि 0.93% क्या है, पुरुष ज्यादा है महिलाओं से। तो अगर 50.93 आपने याद कर लिया संपूर्ण जनसंख्या का, तो महिलाओं की जनसंख्या 100 में से घटाओगे तो अपना आप निकल जाएगी। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है। क्या है? 0.83% है। यानी पूरे भारतवर्ष में जितने लोग रहते हैं उसके सिर्फ 0.83% लोग कहां पर रहते हैं? उत्तराखंड में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन याद करना है आपने, 0.83। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। क्या है? 1.69% है। अब अगर मैं देश की बात करूं तो
जो भारत है वो पूरे विश्व का 2.4% है। कितना है? और जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या वो संपूर्ण विश्व की लगभग कितनी है? हाँ जी, ढंग से चेक कीजिए। मतलब 15% से ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं। संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है अब तो ज्यादा हो गए हैं। तो मैं पुरानी बात कर रहा हूं, अब तो मेरे ख्याल से 17-18 ना पहुंच गए हो। जो सेंसस आएगा उसमें पता चलेगा। ऐसा ना हो कि 20% हो गए हो, लेकिन 15% से ज्यादा लोग सिर्फ 2.4% भूभाग पर क्या कर रहे थे? निवास कर रहे थे पिछली जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से। और उत्तराखंड में मैं बोल रहा हूं कि पूरे देश का सिर्फ 1.69% है, और वहां पर 0.83% जनसंख्या निवास करती संपूर्ण देश की। ठीक है? कितना? 17 पॉइंट। देखो हम लोगों ने क्या किया, 17.5 भी पढ़ा, 17.7 भी पढ़ा। संशोधित आंकड़े आते रहते हैं। संपूर्ण विश्व की कितनी है जनसंख्या? भारत की जनसंख्या सेंसस 2011 के हिसाब से देखना, 2011 सेंसस के हिसाब से देखना। ठीक है भाई? जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में जो इसका स्थान है वो 20वां है। कौन सा? अब जब तेलंगाना का गठन हुआ तो फिर 21वां हो गया, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हुआ तो ये चेंज हुआ होगा। ये क्या हुआ होगा? नंबर चेंज हुआ होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक ही राज्य था। किताब पहले छप चुकी है, डेटा चेंज हो सकता है उसमें। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो उत्तराखंड में है वो कौन है? हरिद्वार। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करती है? हरिद्वार में। सबसे कम जनसंख्या कहां निवास करती है? रुद्रप्रयाग में। कहां पर? रुद्रप्रयाग। हाँ, तो सेंसस जो 2011 है उसके हिसाब से ये बताया गया था हमें कि संपूर्ण विश्व का भारत जो है संपूर्ण विश्व का 2.4% है, और उसमें 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब जो सेंसस आएगा, मैंने कहा वो हो सकता है 20 क्रॉस कर गया हो। क्या कर गया हो? ठीक है? जो चिंता का विषय है, खुशी का विषय नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं 3D है हमारे पास। क्या क्या है? डेमोक्रेसी है, मतलब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है। डिमांड है हमारे पास, मार्केट है सबसे बड़ा, और डेमोग्राफी है हमारे पास। क्या है? लेकिन भाई क्या होता है कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों का क्या दोहन उसी देश की जनसंख्या कर लेती है पूरा। चाय उगाते हैं हम लोग, खुद ही पी जाते हैं। चीनी बनाते हैं, खुद ही खा जाते हैं। बेचें क्या बाहर? एक्सपोर्ट क्या करें? बिना एक्सपोर्ट के थोड़े चलेगा काम। करते हैं, लेकिन मैंने कहा ज्यादा प्रयोग खुद जनसंख्या ही कर जाती है इस देश में ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? रुद्रप्रयाग। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य में 3 जिले हैं वो कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। ये बता रहा है कि उत्तराखंड में आज भी जो जनसंख्या का जमावड़ा है वो मैदानी इलाकों में ज्यादा है। हरिद्वार मैदानी इलाका हो गया, देहरादून लगभग मैदानी इलाका हो गया, उधम सिंह नगर भी लगभग क्या संपूर्ण मैदानी इलाका ही हो गया, है ना। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। राज्य की आबादी में 51.91% जनसंख्या केवल 3 जिलों में निवास करती है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। यह भी चिंता का विषय है कि आधा उत्तराखंड तो हो गया ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और ये आधे से अधिक जो हो गया वो कहां हो गया? 3 जिलों में। कहां? हरिद्वार, देहरादून और 51.91% जनसंख्या कहां कर रही है? किसकी चलेगी फिर? विधानसभा में जो सीटें होंगी वो ज्यादा कहां होंगी? नीचे होंगी, है ना। संसदीय सीटें जो होंगी वो कहां होंगी? नीचे होंगी। और जिस तरह से पलायन चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र 1 सीट और बाकी 4 सीटें क्या नीचे इन 3 जिलों में। ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है? सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों के जो 5 जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, 4 याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार में निवास करती है, उसके बाद देहरादून में निवास करती है, उसके बाद उधम सिंह नगर में निवास करती है, फिर नैनीताल में, और फिर अगर हो सकता है तो पौड़ी भी याद कर लीजिए। सबसे कम जनसंख्या जो है वो रुद्रप्रयाग में निवास करती है। ठीक है? तो पहले 4 हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, लास्ट के 4 उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग।
यानी सबसे कम रुद्रप्रयाग में, नीचे से अगर मैं पढ़ रहा हूं, 13 नंबर पे रुद्रप्रयाग है, 12 नंबर पे कौन है, चंपावत है। थोड़ा रुद्रप्रयाग से थोड़ा ज्यादा जनसंख्या का निवास करती चंपावत में, चंपावत से थोड़ा ज्यादा निवास करती बागेश्वर में, बागेश्वर से थोड़ा ज्यादा निवास करती उत्तरकाशी। समझ में आ गया? तो ऊपर के 4, नीचे के 4, किस्मत रही तो इन 8 से क्वेश्चन बनेगा, और थोड़ा फिर नहीं रही तो फिर बीच के 3 भी पूछेगा। तो इसलिए सारे काले अक्षर इंपॉर्टेंट है, 13 के 13 याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 13,55,814 है, जिसमें 7,17,199 यानी 52.90% बालक हैं और 47.10 क्या है, बालिकाएं हैं। ये फिर चिंता का विषय है। वर्तमान में अगर मैं बोल रहा हूं तो पुरुषों की संख्या 50.93 है और महिलाओं की संख्या 49.07 है। सेक्स रेशियो कम हो रहा है, कम करेगा ये आगे चलकर, क्योंकि जो 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे रहे होंगे 2011 में, अब उनकी उम्र कितनी हो गई होगी? अरे 11 से 2024 तक कितने साल के हो गए होंगे? 14 साल के तो हो ही गए होंगे, है ना? तो सेक्स रेशियो को गड़बड़ा रहे हैं ये। बालक हो गए कितने? 52.90, कितने? और बालिकाएं होगी कितनी? 47.10%। ठीक है। और ये धार्मिक कारण भी हैं इनके पीछे। क्या है? बालक की चाह जिसे बोलते हैं कि क्या हो जी, बालक हो, क्या हो। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। 16 संस्कारों में 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन। जन्म से, शिशु जन्म से पूर्व के जो 3 संस्कार हैं, कौन कौन से? गर्भाधान, गोद भराई, पुंसवन, सीमांतोनयन। ये तीनों पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते थे। देवताओं की स्तुति की जाती थी कि हे भगवान क्या हो, पुत्र ही हो। और वो पुत्र पता नहीं क्या देगा, ये समझ में नहीं आता। अब पुत्रियों का अगर ये प्रतिशत बढ़ाना है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाइए और बताइए कि हम भी कम, किसी से क्या नहीं है, कम नहीं है। ठीक है, तभी होगा ये प्रतिशत बढ़ेगा। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो राज्य की कुल जनसंख्या में शिशुओं का अनुपात या प्रतिशत जो है 13.44% है। 2001 में ये 16.02% था। अब देखो, इसका मतलब ये थोड़ा ठीक है कि पहले बच्चे ज्यादा हो रहे थे, 16.02% था शिशुओं का अनुपात, लेकिन अब कितना हो गया? 13.44, 2011 के हिसाब से। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 890 है, जबकि 2001 में 908 था। ये फिर चिंता का विषय है भाई। जो 2001 में जो शिशु थे जिनकी गणना हुई होगी, आज वो 24 साल के हो गए, तो लिंगानुपात को क्या कर रहे हैं भाई? उन्हीं से तो मेंटेन होता है लिंगानुपात। उस समय 908 था 2001 में, और 2011 में आते आते कितना हो गया? 890 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 18 जो लिंगानुपात में कमी आई, मतलब बालिकाएं इतनी कम हो गई है। क्या हो गई है? 890 का मतलब समझते हो? 110 बालिकाएं कम। 100, अगर 2001 में मैं जाता हूं तो कितनी बालिकाएं कम? कितनी बालिकाएं कम? 92 बालिकाएं कम। 2001 में 92 बालिकाएं कम थी, अब कितनी हो गई? हाँ जी, 110 बालिकाएं कम हो गई। गड़बड़ हो गया, है ठीक नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 919 है। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 919 है। राष्ट्रीय स्तर से अगर कोई राज्य ऊपर रहता है तो अच्छा माना जाता है, नीचे रहता है तो बुरा माना जाता है। इसका मतलब यहां पर भी क्या है? बालकों की चाह जो है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? अल्मोड़ा 922, पिथौरागढ़ 816। ये मैं शिशुओं का बता रहा हूं, अभी 0 से 6 आयु वर्ग के। क्या बता रहा हूं मैं? यहां से क्वेश्चन पूछता। लिंगानुपात तो सब याद करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम, बड़ों का जो लिंगानुपात है वो पढ़ेंगे कि भैया 2011 में लिंगानुपात कितना था? 963 था। ये तो सब बड़े लोगों का है, लेकिन अगर सिर्फ 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का देखूं मैं लिंगानुपात तो कितना है?
सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो अल्मोड़ा में है 922, और जो सबसे कम है वो कहाँ है, पिथौरागढ़ में 816। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आगे चलकर लिंगानुपात कम होने वाला है इस राज्य का, क्योंकि 2011 में 963 है लिंगानुपात। कितना है, 2001 में लिंगानुपात 962 था, सिर्फ एक का डिफरेंस आया था। कितने का, एक का डिफरेंस आया था। अभी पढ़ेंगे आगे। तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता हूं कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा 922, सबसे कम पिथौरागढ़ 816। इसका मतलब पिथौरागढ़ में बालिकाओं की संख्या कम हो रही है। क्या हो रही है, चिंता का विषय है, जांच का विषय है। क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, नेचुरली तो नहीं हो सकती। लिंगानुपात नेचुरली नहीं होता है कम कभी भी। क्या होता है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है। चलो 10 की वृद्धि दर अगला। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कितना था, 18.81% रहा, जो कि इसी अवधि में राष्ट्रीय औसत 17.70% से अधिक है। भाई 10 की वृद्धि दर जो होना चाहिए ना, वो राष्ट्रीय औसत से कम होना चाहिए, तब अच्छा माना जाता है। इसका मतलब यहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर 18.81% है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है, 17.70 है। तो ठीक नहीं है ये। 10 की वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। ये स्थान हो सकता है चेंज हो गया हो, तेलंगाना बना, उसके बाद तेलंगाना के साथ फिर उसका जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए अलग अलग, है ना। विभिन्न दशकों में राज्य की जनसंख्या में जो दशकीय परिवर्तन हुए वो मैं बता देता हूं। 1971 से 1981 के बीच में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि प्रतिशत देखा गया। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कब देखा गया, 71 से 81। क्यों देखा गया, क्यों देखा गया, हाँ बताओ। कभी जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं ना, कभी कभी लगता है सही कहते थे वो। कौन, कार्ल मार्क्स। हालांकि वो हर एक चीज का जो ठिकरा है वो किस पर, पूंजीपतियों पर ही थोपते हैं। इतना भी अतिवादी थे वो उस चीज में। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 71 से 81 का दौर वो था जब लोग थोड़ा समृद्ध हो रहे थे। क्या हो रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, थोड़ा उद्योग वगैरह, नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ठीक है, सेफ हो रहे थे। तो 27.45% 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा कब देखी गई, 1971 से 1981। 2001 से 2011 के बीच में कितनी है, 18.81 है। ये सही है, मतलब ये हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। देखो 41 से 51 में 12.67 था, 51 से 61 में 22.57 था, 61 से 71 में 24.42 था, अधिकतम हो गया 71 से 81 में 27.45, 81 से 91 में 24.23 हो गया, कम हो गया। 27.45 से कम होकर कितना हो गया, 24.23 हो गया। 91 से 2001 में 20.41 हो गया, और 1 से लेकर 11 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में 18.81 हो गया। तो अब आपने ये याद करना, 18.81 ये कम होना चाहिए। और अब क्या होना चाहिए, कम। अगर ये 27.45 के हिसाब से हम बढ़ते रहते, माना अगर ये बढ़ता रहता 27.45, तो इस समय हम 2 अरब हो चुके होते। कितने हो चुके होते, 2 अरब को पार कर देते। ये जो कम हो रहा है इसी वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या थोड़ा नियंत्रण में है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 91 से 2001 में जो 10 की वृद्धि दर थी वो 20.41% थी, 2001 से 2011 में 18.81 थी। डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो 1.60 की कमी आई। 2001 से 2011 के बीच में जो जनगणनाएं हुई हैं उसमें 10 की वृद्धि दर में कितना डिफरेंस आया है, 1.60% का डिफरेंस आया। कितने का, 1.60% का डिफरेंस आया। ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं ये बनाता कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 27.45% कब रही, 71 से 81 तक।
तो भाई सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला उधम सिंह नगर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला उधम सिंह नगर 33.45% उत्तराखंड में, और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला पौड़ी गढ़वाल -1.41%, -1. और ये -1.41% इसलिए नहीं हुआ कि लोग बच्चे पैदा नहीं हुए यहाँ, इसलिए हुआ कि माइग्रेशन हुआ है, पलायन हुआ है यहाँ से बहुत ज्यादा। क्या हुआ है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर क्यों? उद्योग है, खेती बाड़ी है, मैदानी इलाका है, सबको कहाँ जाना है, रोजगार के अवसर हैं, तो सब उस तरफ को चल पड़े, तो 33.45%। और पौड़ी से पलायन हुआ तो -1.41%। ठीक है। 1991-2001 के दौरान भी सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो था वो उधम सिंह नगर ही था। कौन था? उधम सिंह नगर। अच्छा जी। अच्छा, एक प्रवृत्ति ये भी होती है किसानों की, जब देश आजाद हुआ तो समझाया नहीं गया। दरअसल किसानों का ये मानना था कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हाथ होंगे हमारे। क्या होंगे? उतने ज्यादा हाथ होंगे, खेती बाड़ी बढ़िया से होगी। किसानों की समझ में ये नहीं समझाया गया किसानों को कि भूमि का विभाजन होगा, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता आने वाले समय में क्या होगी? कम होगी। वही दादाजी थे, दादाजी के 8 लड़के हुए, 8 लड़कों में बढ़ गया, उनके भी 8 लड़के हुए। माना, ऐसे ही मानना था ना उनका। मैं बालिकाओं को नहीं गिन रहा हूं फिलहाल, लड़कों को गिन रहा हूं, क्योंकि संपत्ति संबंधी अधिकार किसको थे? लड़कों को थे। अब उनके भी 8 हुए, 64। अब जो एक दादाजी थे उनकी जो भूमि थी माना 64 एकड़ थी, तो वो 1 ही एकड़ रह गई। और फिर उनके भी माना, चलो फिर परिवार नियोजन अन्य चीजें आई, माना अब 4 हुए उनके, थोड़ा उन्होंने कंट्रोल हो गया अगली पीढ़ी में, तो फिर भी समझ लो कितना हो रहा है भूमि का विभाजन। 1 एकड़ को 4 में बंट गया। ठीक है। फिर उनके 2 हुए, फिर वो बढ़ गया, फिर 1 हुआ माना तो भी बढ़ गया, तो प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। दरअसल जब देश आजाद हुआ था तो नीति निर्माताओं को सबसे पहले इस ओर ध्यान देना था, पर क्योंकि कृषि प्रधान देश था, ठीक है, समझाने में शायद क्या हो गई, चूक हो गई। चलो, तो भाई क्या उधम सिंह नगर, देहरादून। अच्छा, 2001-11 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो जिले हैं, सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में हुई, सबसे उसके बाद देहरादून में हुई, उसके बाद हरिद्वार में हुई, उसके बाद नैनीताल में हुई। ये चारों जिले आप देख रहे होंगे, क्या है ये? मैदानी है ना। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। और 2011 के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो रही वो कहां रही? कहां पर रही? पौड़ी गढ़वाल में 1.41%। 1.41%। ये ऋणात्मक है, माइनस में, -1.41%। एक जगह और माइनस रही है, इससे थोड़ा ऊपर अल्मोड़ा -1.28, यानी 2 जगह पर ऋणात्मक रही है दशकीय वृद्धि दर। कहां? अल्मोड़ा और पौड़ी। अल्मोड़ा में कितनी? -1.28, पौड़ी में कितनी? -1.41। ठीक है। 2001-11 के दौरान सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जो जिला था वो पौड़ी गढ़वाल था। तो अगर मैंने कहा आपको इसको भी ऐसे याद करना, ऊपर के 4 याद कर लो, नीचे के 4 याद कर लो। ऊपर के 4 कैसे याद करोगे आप? उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, 1, 2, 3, 4। और फिर क्योंकि 13 जिले हैं तो 10, 11, 12, 13, तो 10वें नंबर पे अगर मैं बोलूं तो बागेश्वर है, 11वें नंबर पे मैं बोलूं तो टिहरी गढ़वाल है, 12वें नंबर पे मैं बोलूं तो अल्मोड़ा है, और 13वें नंबर पे मैं बोलूं तो पौड़ी गढ़वाल। उल्टा पढ़ते हैं इसको, है किताबों में सीधा लिखा रहता है। ठीक है। तो पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर नहीं पढ़ना है आपने, ऐसे पढ़ना बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी, यानी सबसे कम कहां है? पौड़ी में। ठीक है। राज्य के 2 जिले हरिद्वार और देहरादून के दशकीय वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 2001-11 के दौरान राज्य के 11 जिलों के दशकीय वृद्धि दर में पूर्व वर्ष की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा गिरावट जो हुई है वो टिहरी गढ़वाल में हुई है, 13.89% की, जबकि सबसे कम गिरावट उधम सिंह नगर में हुई। गिरावट भी पूछता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा गिरावट कहां देखी गई? अरे भाई सबसे कम बोल रहा हूं मैं,
हाँ, सबसे कम उधम सिंह नगर, सबसे ज्यादा गिरावट कहां देखी गई है? टिहरी में। टिहरी मतलब ये मानो आप कि जब 2001 की जनगणना हम पढ़ रहे थे तो 16.24% थी 10 की वृद्धि दर। कितनी? और जब हम 2011 में आए तो अचानक से आश्चर्यचकित हो गए कि वहां पे 2.35% था खाली। कितना था? तो यार ऐसा क्या हुआ कि 16.24 से सीधे गिर के 2.35? तो विस्थापन, क्या विस्थापन। वैसे ये आंकड़े तब आते हैं ऐसे कि 16 से गिर के 2 पे आ गए, ये तब आते हैं जब विश्व युद्ध होते हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा क्या महामारी आ गई, बहुत ज्यादा क्या हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, मतलब लोग। तो लेकिन यहां का कारण क्या था? विस्थापन। विस्थापित किए गए गांव के गांव, डैम बना, विस्थापन हुआ, सारे लोग कहां? मैदानी इलाकों में विस्थापित कर दिए गए। ठीक है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, नए नए बछड़ों को बाघ से डर नहीं लगता। बाघ कौन? हाँ जी, जो नए नए बछड़े होते हैं ना, बछड़े, बछड़े समझते हो? बड़े लाइटली लेते हैं कि कहां जा रहे हैं, पीसेस का पेपर देने जा रहे हैं, नए नए बछड़े। बाघ से डर। बाघ कौन? पेपर, लोक सेवा आयोग जो करवाता है। पंजा लगेगा अपने आप समझ में आ जाएगा। जो बड़े होते हैं पशु, उनको पता होता है बाघ क्या होता है, बछड़ों को नहीं पता होता। सोना नहीं है अभी, ध्यान दो। ठीक है, तो सर्वाधिक गिरावट कहां? टिहरी गढ़वाल, 13.89%। सबसे कम गिरावट कहां? उधम सिंह नगर। ठीक है, अच्छा जी। 2001 से लेकर 11 के दौरान ग्रामीण आबादी में 10 की वृद्धि दर 11.52%, शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर कितनी? 39.94%। देखो, ग्रामीण आबादी में कम हुई है 10 की वृद्धि दर, गांव में नहीं होते हैं ज्यादा। संतानोत्पत्ति जो है ज्यादा गांव में, ग्रामीण आबादी में नहीं हुई है, सिर्फ 11.52% की हुई है। लेकिन शहरी आबादी में 39.94%। कितनी? जन घनत्व की बात करें, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लो, उसमें जितने लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? जनगणना, है ना। तो 2001 में उत्तराखंड का जो जनघनत्व था 159 था, 2011 में बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 189 हो गया। कितना हो गया? तो 69, 79, 89, 30 की वृद्धि हुई सीधे 10 सालों में। कितनी? 30 की वृद्धि हुई। और ये कैसे दिखता है आपको? कैसे दिखता है? अरे भाई, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां पे पहले आर पार पूरा दिखता था, दिखता था। छत पे खड़े हो गए तो जो 20वां 30वां घर था उसके छत पे भी लोग दिखते थे। एक एक मंजिल के मकान थे, बिना प्लस्तर वाले मकान थे। धीरे धीरे उनमें प्लस्तर हुआ, धीरे धीरे वो 2 मंजिले हुए, धीरे धीरे वो 3 मंजिले हुए। धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो आगे जो खेत खलियान, थोड़ा बहुत मिर्च सब्जी हरी राई वगैरह उगाते थे, उस पर भी मकान बन गए। अब वो मकान बने तो उनमें रह रहे हैं ना लोग, क्या हो रहे हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सूर्य का प्रकाश आना ही बंद हो गया और धीरे धीरे मुनीर का बन गया। मुनीर का जानते हो? दिल्ली में पड़ता है मुनीर का। वहां दिन में भी लाइट जलानी पड़ती है, पता ही नहीं चलता वहां दिन हो रहा कि रात हो रही है, क्योंकि बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी लोगों ने, एक के ऊपर एक मंजिल। स्टूडेंट्स रहते हैं वहां पे दरअसल, तो दिन में भी पता नहीं चलता कि दिन हो रहा, रात में पता नहीं चलता, क्योंकि दिन रात लाइट खुली हुई। गलियों में भी लाइट खोलनी पड़ती है वहां, जो बाजार है अंदर की गलियों में, तो वैसे ही हो जाना है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जनघनत्व तो बढ़ गया। क्या हो गया? पहले हॉरिजॉन्टल होता निर्माण, फिर जनसंख्या जब वो लोग आते हैं जमावड़ा होता तो फिर वर्टिकल में बनते हैं। कैसे बनते हैं? वर्टिकल में बनते हैं। वर्टिकल मतलब 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। वो तो शुक्र है सिस्मिक जोन है, नहीं तो बस चले इंसान का तो यहाँ पे क्या कर दे, 20-20 मंजिल बना दे। वो तो गिनता है कि इससे इतना किराया आएगा, दूसरी मंजिल से इतना किराया आएगा, तीसरी मंजिल से इतना, 20 मंजिल होगा तो क्या होगा? इतना किराया आएगा। बैठे बैठे क्या करेंगे? वो ये नहीं जानता कि प्रकृति एक झटके में क्या करेगी, ताश के पत्तों की तरह। पता भी नहीं चलेगा कि बुनियाद कहां थी। रिक्टर स्केल पे 9 का भूकंप आया उत्तराखंड में 1803 में। बद्रीनाथ केंद्र था, 75% जनसंख्या खत्म, एक झटके में 25% लोग बचे थे। कितने? बस
तो 1803 बहुत पुरानी बात नहीं है, 2024 चल रहा है ये। तो वर्तमान में जनघनत्व कितना है भाई? 189 है। क्या याद करना आपने? 189। और पूरे देश का जो जनघनत्व है 382 है। कितना है? 382। डिफरेंस निकाल देना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उत्तराखंड 25वां स्थान है जनघनत्व के मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि ये चेंज हो गया होगा। बीच में जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, वो यूनियन टेरिटरी बना, तो राज्य के हिसाब से पढ़ते थे, अब यूटी के हिसाब से पढ़ते हैं उसको। राज्य के सभी जिलों के जनघनत्व का अगर मैं देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला जो है वो हरिद्वार है। 801 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने? 801 लोग रहते हैं हरिद्वार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में, जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जो है उत्तरकाशी है। 41 लोग रहते हैं खाली। कितने? 41। फिर बोलते हैं लोग हमें कि बहुत तेज आवाज में बात करते हैं, कि जब मोबाइल पे भी बात करते हैं तो इतनी तेज करते हैं कि क्या, कि जरूरत ही नहीं है टावर लगाने की, वैसे ही पहुंच जाएगी दिल्ली तक आवाज। तो भाई आदमी की आवाज तेज कब होती है? बचपन से क्या है कि घर जो है, मेरा घर यहाँ पे है उत्तरकाशी में, माना दूसरे का घर हो उधर है, आवाज मारनी पड़ती है कि भाई खेलने आजा, शुरू से ही बचपन से, तो वो आदत पड़ जाती है क्या, तेज आवाज में बात करने की। तो आवाज बड़ी तेज होती है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में कितना है? 41। याद रहेगा। तो सभी चीजों के उत्तर देने हैं आपने कि ऐसा क्यों, इतनी तेज क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा भूगोल जो है वो हमें स्वतंत्र बनाता है। नंबर 1 क्या बनाता है? हम लोग उसमें नहीं रह पाते, क्या बोलते हैं, फ्लैट जो होते हैं। तो दिल्ली जाते हुए देखा होगा आपने, अब तो रह रहे हैं लोग अपने रोजगार के लिए, पर मैं बता रहा हूं कि वो जीवन नहीं जी पाते हम लोग। जो कहां जीते हैं हम? अपने पहाड़ों में जीते हैं ना, स्वतंत्र होकर। एक मकान है, लंबा सा मकान है, 2 मंजिला मकान है, आगे पीछे खेत ही खेत है, फिर वो खेत जब मेरे खत्म हो जाएंगे तब दूसरे का मकान है, तब उसके खेत है। तो स्वतंत्र जीवन जीने की आदत होती है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, इनविटेशन भी नहीं होते वहां, ऐसा नहीं कि कार्ड देना हर एक को, आवाज मारनी पड़ती है भाई। खाना खाने जैसे शादी ब्याह भी होता है, आवाज मारी जाती है क्या, सब अपनी अपनी थाली लेके आ जाओ, खाना शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब तो सब कुछ, अब तो सब वैसे पैटर्न पे हो गया, पर पुरानी बात कर रहा हूं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले जो है भाई, हरिद्वार 801 है। हरिद्वार का आपको याद करना ही पड़ेगा, बाकी आप याद करो ना करो, एक हरिद्वार का याद करना पड़ेगा, एक उत्तरकाशी याद करना पड़ेगा। हरिद्वार 801, हरिद्वार के बाद लास्ट में उत्तरकाशी 13वें नंबर पे, वो 41 है। ये 2 याद करने पड़ेंगे, बीच का क्रम याद कीजिए खाली। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। ठीक है, और कम वाले कौन है? कम लोग, कम जनघनत्व कहां कहां मिलेगा आपको? भाई जो ऊपर के 3 जिले हैं वहां कम मिलेगा आपको, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। क्यों मिलेगा कम? हायर हिमालय है, इतना आसान नहीं है रहना, कठिन है। ठीक है, क्या सुविधाएं नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं है उस तरह का। लोग कहां प्लान कर गए? नीचे की तरफ प्लान कर गए। ठीक है, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, इसका मतलब समझते हो आप? इतनी बारिश होती है पहाड़ में, पहाड़ों में क्या होती है? बारिश होती है। ग्रेटर हिमालय में हिमपात होता है, झरने हैं, नदियां, मतलब गधेरे हैं, गाढ़ गधेरे हैं, सब कुछ है। तो क्या काम आ रहा है वो पानी? सारा का सारा बहकर किस पर? नदियों में आकर कहां चला जा रहा? बंगाल की खाड़ी में चला जा रहा। वो पानी क्या काम आ रहा है? और कई गांव ऐसे हैं जहां खच्चरों से पानी ढोना पड़ता है। पानी है, बारिश हुई पर सारी की सारी क्या हो गई? बह गई। समझ में आया? जवानी, पहाड़ की जवानी, पैदा हुए, बड़े हुए, जैसे ही बड़े हुए रोजगार के लिए कहा? नीचे। महिलाएं वहीं रह गई, बुजुर्ग वहीं रह गए, बच्चे वहीं रह गए, जवान लोग सब कहा? नीचे। क्या करने के लिए? रोजगार, है ना। और फिर क्या करते थे? मनी ऑर्डर भेजते थे। इसीलिए इकोनॉमी को क्या बोलते थे हमारी? मनी ऑर्डर इकोनॉमी, है ना। ये चीजें हैं।
चलो जी, उसके बाद पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है हरिद्वार में हुई है 188, और सबसे कम वृद्धि जो हुई है अल्मोड़ा में हुई है -3। अल्मोड़ा में -3। जनघनत्व में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां? हरिद्वार में होनी थी भाई। उद्योग खुले, औद्योगिक क्षेत्र जो हरिद्वार का है वो क्या है? सिडकुल। तो सिडकुल के अगल बगल एकदम जमावड़ा हो गया। पतंजलि जैसे जो पीठ खुले उसके अगल बगल जमावड़ा हो गया। नहीं आया समझ में? और बाकी हिंदुओं का तीर्थ स्थल तो है ही, तो हर एक व्यक्ति क्या चाह रहा है? गंगा जी के किनारे बस बसना चाह रहा है। लिंगानुपात पे आते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। 2000 के समय में उत्तराखंड का लिंगानुपात 962 था। 2011 में आकर वो 963 हो गया। हमने याद करना है कि 963 याद करना है। क्या करना है? 963। राष्ट्रीय औसत जो है 943 है, उससे ज्यादा है हमारा लिंगानुपात। ये अच्छी बात है। भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? 963 है। इसका मतलब यहां पर बालिका जन्म अभी भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लिंगानुपात कब अच्छा होता है? जब 1000 से ऊपर होती है महिलाएं, महिलाओं की संख्या जब ज्यादा होती है वो अच्छा माना जाता है लिंगानुपात। ठीक है। लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। कौन से नंबर पे? 13वें नंबर पर है। अगर मैं बोलूं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? अल्मोड़ा है। 139 महिलाएं ज्यादा हैं वहां पर। 1139 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। इस पर 1000 पुरुषों पर। हरिद्वार जो है वहां पे कम है, 880 है। वहां 120 महिलाएं कम है। कितनी महिलाएं कम है? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, माना सिडकुल वाला क्षेत्र है, तो वहां पर जो अधिक जनसंख्या जमावड़ा होता है वो पुरुषों का होता है। इसका क्योंकि परिवार लेकर नहीं आते कोई भी लोग। अब जनगणना में फिर आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, जनगणना जब होती है तो पुरुषों की संख्या क्या होती है? ज्यादा दिख जाती है उसमें। तो 120 महिलाएं कम है हरिद्वार में। ऐसे करके याद करोगे ज्यादा याद होगा आपको। और अल्मोड़ा में 139 महिलाएं ज्यादा है। कितनी? और ये अच्छा है, अल्मोड़ा का लिंगानुपात अच्छा है। 1139 बोलना है आपने। कितना? 1139 अल्मोड़ा, 880 हरिद्वार। अगर मैं 4 जिले ऊपर के 4 जिले नीचे के बोलूं तो 1139 के साथ अल्मोड़ा नंबर 1 पे है। 1114 के साथ रुद्रप्रयाग दूसरे नंबर पे है। 1103 के हिसाब से पौड़ी तीसरे नंबर पर है। 1090 के हिसाब से बागेश्वर जो चौथे नंबर पर है। ठीक है। कम लिंगानुपात वाले जिले अगर मैं बोलूं तो 934 के साथ नैनीताल 10वें नंबर पर है। 1103 के साथ पौड़ी जो है, सॉरी पौड़ी कह रहा हूं मैं, उधम सिंह नगर 920 के साथ उधम सिंह नगर 11वें नंबर पर है। 902 के साथ देहरादून 12वें नंबर पर है। और 880 के साथ हरिद्वार 13वें नंबर पर। इस पर 13वें नंबर पर है। समझ में आ गया? अच्छा, ये इलाके जो हैं 1139, 1114, 1103, 1090, ये एक चीज की और इंगित कर रहे हैं, लिंग परीक्षण नहीं हो पाता है। यहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। क्या नहीं है? यहां पर वो व्यवस्थाएं नहीं है कि गर्भावस्था के दौरान ही शिशु के लिंग का परीक्षण करके उनको गर्भ में ही आपको पता है कि बालिका शिशु की क्या कर दी जाती है? कई बार हत्या कर दी जाती है। तो उस पर सरकार ने कई कानून बनाए हैं, नकेल कसी है। लेकिन मैंने कहा फिर भी सरकार सचेत हो जाती है जब इस प्रकार का आंकड़ा देखती है। क्या 880? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? देहरादून 902, यानी 98 बालिकाएं कम हो रही हैं। जहां व्यवस्थाएं नहीं है वहां 1139, 1114, 1103, और जहां क्या सुविधाएं हैं वहां पर आंकड़ा हम देख रहे हैं 880, 902, 920, है ना। हालांकि कानूनन जुर्म है लिंग परीक्षण, क्या है, लेकिन मैंने कहा कि फिर भी चोरी छिपे ठीक है। राज्य के 7 जिलों के लिंगानुपात में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है, 6 जिलों में कमी हुई है। सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है टिहरी में हुई है। कहां पे हुई है भाई? सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो टिहरी में हुई है। कैसे हुई है? टिहरी में अगर मैं बोलूं
पहले 1149 था लिंगानुपात 2001 में, 2011 में बढ़कर वो कितना हो गया, 1078 हो गया। कितना हो गया, 1078 हो गया। तो डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पे निकल रहा है, टीरी में ही निकल रहा है। तो पूर्व दशक की अपेक्षा लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई, टीरी में हुई, और सबसे कम वृद्धि कहां हुई, चंपावत में हुई। कहां हुई, तो टिहरी और नैनीताल में वृद्धि हुई है, जबकि चंपावत में कमी हुई है। तेरह जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ये अच्छी खबर है। क्या है, ये अच्छी खबर है कि 1000 से ज्यादा वाले जो जिले हैं, और देखो इन 1000 से ज्यादा वाले जिले कौन है, एक अल्मोड़ा है, कोई सुविधा नहीं है वहां पर लिंग परीक्षण की, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, बागेश्वर है, टिहरी है, पिथौरागढ़ है, चमोली है। कम कहां है, देखो चंपावत, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, यहाँ 1000 से कम है। तो 7 जिले ऐसे हैं जहां लिंगानुपात क्या है, 1000 से ज्यादा है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या क्या है, ज्यादा है। अच्छा जी, और अगर मैं बोलूं कि कितने जिले ऐसे हैं जो देश के लिंगानुपात से ज्यादा हैं, तो 943 से ऊपर वाले गिन लीजिए सारे, 943 से ऊपर वाले, तो 9 जिले हैं ऐसे। कितने, 9 जिले ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है लिंगानुपात। कितने, 9 जिले ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से ज्यादा है। समझ में आ रहा है, अरे भाई आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 884। फिर वही वाली बात, गांव में सुविधाएं नहीं है तो वहां ठीक है लिंगानुपात 1000 का, 1000 महिलाएं 1000 पुरुष, लेकिन शहरों में जो है वो 884 है। समझ में आया, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो अल्मोड़ा है, 922, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन है, पिथौरागढ़, 816। शिशु लिंगानुपात बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, 922। और 922 सुन के खुश मत होना, चिंता का विषय है, चिंता का विषय इसलिए 922 आंकड़ा बहुत कम है, 1000 से बहुत कम है। और चिंता का विषय यह कि सबसे कम लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो पिथौरागढ़, 816। ऐसा क्या हो रहा है पिथौरागढ़ में कि 816 पहुंच गया वहां शिशु लिंगानुपात, नहीं आया समझ में, तो दाल में कुछ काला है। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात बढ़कर 984 हो गई है, जो राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 929 से अधिक है। ठीक है, राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से अधिक है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। चलो, शहरी क्षेत्रों में जो शिशु लिंगानुपात है वो 1094 है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिशु लिंगानुपात है वो 937 है। ये NFHS 5 की रिपोर्ट बता रही है। क्या बता रही है कि शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 1094, ग्रामीण क्षेत्रों में 937। साक्षरता पे आते हैं भाई, उत्तराखंड की औसत साक्षरता कितनी है, 78.82% है। कितनी है, 78.82% है। ठीक है, वैसे तो हमें कितना होना चाहिए, 90 पार होना चाहिए, लेकिन क्या 78.82% ही पहुंच पाए। अगर देश की औसत साक्षरता दर बोलूं मैं तो 73% है। देश की औसत साक्षरता दर से अधिक है हम लोग, 73% से अधिक है, यानी 78.82% है। कितने हैं, 78.82% है। पुरुष साक्षरता 87.40 है, महिला साक्षरता 70% है। ये चिंता का विषय है कि पुरुषों को तो ठीक ठाक पढ़ाया जा रहा है, 87.40 है ना, यानी
खाली 12.60 ही पुरुष ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं, बाकी महिलाओं में 30% महिला निरक्षर है। क्या है? साक्षर नहीं है। ये चिंता का विषय है कि पुरुष साक्षरता कितनी 87.40, महिला साक्षरता कितनी है 70%। अच्छा, अगर पुरुष साक्षरता में राष्ट्रीय औसत निकालूं तो 80.90 है, महिला साक्षरता अगर मैं देश का निकालूं तो 64.60% है। दोनों के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो जहां पुरुष साक्षरता, राष्ट्रीय औसत पुरुष साक्षरता जो है वो 80.90 है, उत्तराखंड की 87.40 है। ठीक है, तो ज्यादा है। महिला साक्षरता जहां देश की 64.60 है, तो उत्तराखंड की जो महिला साक्षरता वो 70% है। लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं को और साक्षर होने की आवश्यकता है भाई। क्या है? क्योंकि औद्योगिक राज्य तो है नहीं, या कुछ यहाँ पे ऐसे आए गए साधन तो है ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, पुस्तकें ही हैं मेरे ख्याल से। पुस्तकों अध्ययन करके ही क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण करके। औसत साक्षरता की दृष्टि से भारत में 17वें स्थान पर, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वें स्थान पर, और महिला साक्षरता की दृष्टि से हम 20वें स्थान पर। महिला साक्षरता की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। क्या है? बहुत पीछे हैं। अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा औसत साक्षरता कब देखी गई, तो कब देखी गई भाई? राज्य की औसत साक्षरता में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई वो 61 से 71 के बीच में हुई। कब हुई? 61 से 71 के बीच में हुई। पहले तो बाल विवाह हो जाते थे यहाँ। बालिका का बहुत कम आयु में क्या कर देते थे? विवाह कर देते थे। बालिका का कम आयु में विवाह करना पिछड़ेपन की निशानी होती है। इसकी पिछड़ेपन की निशानी होती है कम आयु में विवाह करना। ठीक है, कभी पूछना नानी दादी से किस उम्र में हुई थी, तो बताएंगे कि 9 साल के थे, 10 साल के थे, विवाह हो गया था, है ना। तो ठीक नहीं है। भेड़ बकरी, बालिकाएं ना हो गई, भेड़ बकरी हो गई कि बचपन में दे दिया उसको, उन्हें अवसर नहीं दिए क्या करने के, शिक्षा के, अन्य चीजों के। और ससुराल में क्या हुआ होगा? ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि गद्दी में बिठा दिया गया होगा, खेतों में लगा दिया होगा। क्या कर दिया गया होगा? वो तो शुक्र है कुछ पुराने लोग समझदार थे। कुछ महीने ऐसे थे कि भाई इस महीने में सास का मुंह नहीं देखना, इस महीने में जेठ का मुंह नहीं देखना, तब जाके ससुराल मायके भेजते थे। क्या भेजते थे? नहीं तो उनका बस चलता तो वो भी वो अमेरिकन की तरह, जैसे अफ्रीकन को पैरों में जंजीर बांध के काम करवाया ना, वैसे ही काम करवाते। ठीक है, कुछ महीने धार्मिक वो किया गया फिर कि भाई इस महीने सास का मुंह नहीं देखना, खराब होता सास के लिए। सास भी डर जाती थी, कहती भाई जब मायके चली जा, कहाँ चली जा, तब जाके वो छोटी बालिका अपने मायके जाती थी। अब जेठ के महीने भाई भाई तो होते थे, 3-4-5 भाई होते थे पहले, जेठ का मुंह नहीं देखना। अब भाई एक घर में रहेंगे तो मुंह तो दिख ही जाएगा, ऐसा मायके चले जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से अवकाश दिया जाता था डराकर। अच्छा जी, साक्षरता भी हो गई लगभग लगभग। अब अगर मैं बोलूं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां? रुद्रप्रयाग में। कहां पर? 93.90%। कितनी? सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां? हरिद्वार। कितनी? 81.04%। 81.04%। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग क्यों? क्यों भाई, ऐसा क्या है रुद्रप्रयाग में? आपदाग्रस्त जिला है। जब देखो सुनते हैं लैंडस्लाइड, जब सुनते हैं क्या सुनते हैं? लैंडस्लाइड हो गई, रोड बंद हो गया, केदार आपदा आ गई, सब बह गया। क्या हो गए? इंसान तो इंसान, खच्चर भी बह गए, सब बह गए कि है। ओबीसी का दर्जा मिला नहीं कभी। कायदे से आपदाग्रस्त राज्य था, ओबीसी का दर्जा दिया जाना था, लेकिन वहां पहले से ही है शिक्षा का। अंग्रेजों के समय से वहां विद्यालय है। कई जगह, कई गांव ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजों के समय के विद्यापीठ है। क्या है? पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता है। पौड़ी के लोगों को ब्रिटिशर्स ने पढ़ाया, टिहरी के राजा ने टिहरी के लोगों को नहीं पढ़ाया। उसने कहा अगर पढ़ेंगे बगावत करेंगे, उसे नहीं पढ़ने दिया। पौड़ी क्योंकि ब्रिटिश गढ़वाल बन गया था, ब्रिटिशर्स ने स्कूल खोले। लेकिन मैंने कहा
रुद्रप्रयाग भी पहले से ही क्या रहा, शिक्षा में आगे रहा। हरिद्वार, सबसे कम साक्षर जिला जो है हरिद्वार है, पुरुष साक्षर जिला। अच्छा जी, सर्वाधिक महिला साक्षर देहरादून 78.54%। देहरादून में सुविधाएं थी पहले से, स्कूलिंग के लिए जाना जाता देहरादून, पढ़ाया। सबसे कम महिला साक्षर जिला उत्तरकाशी 62.35। पहाड़ों में बालिकाओं को इसलिए भी नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि दूर भेजना पड़ता है स्कूल, है ना। हमारे बड़े बताते हैं कि कितने किलोमीटर जाते थे जी, 12 किलोमीटर जाते थे स्कूल। अभी भी ऐसी स्थिति गांव में कई जगह स्कूल है, कितने किलोमीटर जाना पड़ता है, हाँ जी, 2 से 3 किलोमीटर। तभी तो फिजिकल सही रहता है। 2-3 किलोमीटर स्कूल गए, फिर दिन में खाना खाने आए, फिर वापस गए, इंटरवल के बाद फिर पढ़ा, फिर वापस आए, फिर खेलने गए। तो ऐसे करते करते दिन भर में कितना है, 8-10 किलोमीटर नॉर्मल बात है। अब ये मैदानी इलाके के बच्चे स्कूटी में, माचिस लेने भी किसमें जा रहे हैं, स्कूटी में, और तब फिजिकल में बोल रहे हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा। तो कहां से होना भाई। चलो जी, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन कौन से? देहरादून 84.25%, नैनीताल 83.88%, चमोली 82.65%, पिथौरागढ़ 82.25%। क्या क्या है? देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। सबसे कम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर 73.10। कितना? 73.10। तो सबसे साक्षर 4 जिले याद कर लो, सबसे कम साक्षर नीचे के 4 जिले याद कर लो। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा साक्षर नंबर 1 पे देहरादून, 2 पे नैनीताल, 3 पे चमोली, 4 पे पिथौरागढ़। 10 नंबर पर कौन? टिहरी, 11 पे उत्तरकाशी, 12 पे हरिद्वार और 13 पे उधम सिंह नगर। ठीक है। महिला साक्षरता वाले 3 जिले जो सबसे ज्यादा महिला साक्षर हैं, देहरादून, नैनीताल और चमोली। देहरादून, नैनीताल और चमोली। ठीक है। राज्य के 9 जिले ऐसे हैं जहां साक्षरता में राज्य औसत से भी अधिक है। राज्य औसत कितना है? राज्य औसत 78.82% है ना, और महिला जो साक्षरता 73 है। तो महिला साक्षरता को मैं ऐसे बोल रहा हूं, कितने जिले ऐसे हैं? 9 जिले ऐसे हैं जहां 73% से ज्यादा है। जैसे देहरादून है 78.54, नैनीताल है 77.29, है ना। और राज्य के सभी 13 जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता औसत से अधिक है। कुल साक्षरता में बोला ना, ठीक है। राज्य में ग्रामीण साक्षरता 76.31% है, नगरीय साक्षरता 84.45% है। हर एक पॉइंट को आपने पकड़ते हुए चलना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब आते हैं हम, इसके बाद मैं अगले उसमें बताऊंगा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। ठीक है।